जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर होते तो हैं। जो कुछ भी हो सका है, जो कुछ भी हो सकेगा, वो प्यार से हुआ है, वो प्यार से ही होगा। तो हवस की जिंदगी में तो महज ये ख्वाब ही होगा, कुछ वक्त हो अपने लिए, कुछ वक्त अपनों के लिए। कि जब उन्हें नश्तर चुभोकर मिलने लगती है खुशी, सुन्न सुन्न करके हम बदन को बैठ जाते पास है। जो सदा से दिल में रहते हैं मेरे, आओ उन शेरों से मिलवा दूं तुम्हें। तुम्हारे आने से बन जाता है अफसाना, तुम्हारे आने से बन जाता है अफसाना, तुम्हारे बगैर मैं सिर्फ शेर कहता। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो इस दुनिया में तो रहते हैं लेकिन उनका संबंध, उनका संदर्भ इस दुनिया के साथ साथ एक ऐसे समय से है जो हमसे बिल्कुल अलग है, जो योग की तरफ हमें ले जाता है, जो आध्यात्म की तरफ हमें ले जाता है और जो ले जाता है हमें साहित्य की तरफ। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बहुत सारे आयाम हैं, जिसके बहुत सारे जीवन के रंग हैं, शेड्स हैं। आज मैं आपसे उनको मिलवाऊंगा। न खाना रानी, न लेना भैया, न देना भैया। क्या बात है, जिनका जिक्र मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले कि एक पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात होगी, एक व्यक्तित्व से। तो लीजिए, हमारे साथ प्रेम भाटिया जी हैं, योग गुरु, योगाचार्य, ज़िंदगी को ज़िंदगी का अर्थ देने वाले एक ऐसे गुरु जिन्होंने अनेक ज़िंदगियों को सही मार्ग पर लाने का काम किया है और लगातार कर रहे हैं। तो आदरणीय, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि योग की शुरुआत आपके जीवन में कब और कैसे हुई? योग तो बहुत पहले बचपन में ही, हम जब स्कूल पढ़ते थे तो हम योग कक्षा में जाते थे और योगाभ्यास बहुत अच्छा लगता था जी। लेकिन जो बड़े होते गए और कामकाज में, पढ़ाई लिखाई में होते गए तो धीरे धीरे योग छूटता गया। तो शुरुआत तो काफ़ी बचपन से शुरू हो गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था अभ्यास करके, शांत होकर के बैठना, कुछ देर तक कुछ ऐसा करना ठीक लगता था, बहुत अच्छा लगता जी। योग, ध्यान, विपश्यना, साधना, प्रतिक्रमण, प्रेक्षा ध्यान और सामायिक जैसी क्रियाओं को सीखने की कमतर या अधिकतर कोई उम्र नहीं होती। इसके लिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ मन की एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति। सही उम्र क्या है योग की? जी जी जी। किस समय हम शुरू करें, या कोई पर्टिकुलर बचपन में ही करना है जी, या कोई उम्र है? जी जी जी, ये मेरा थोड़ा संदर्भ था जी जी पूछने का। मैं इसके साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ कि 1981 में जब मैं 31 वर्ष का था तब मेरा ऑपरेशन हो गया। पीठ का जो था, कमर का जो था। जी 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 जी। सो 1981 से लेकर के 1991 तक करीब 10 वर्ष लगातार मैं ये रिसर्च करता रहा कि क्या ऐसा किया जाए, एक्सरसाइज का क्या ऐसा बोर्ड हो जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें जी। तो 10 वर्ष मुझे लग गए इस बात के अनुसंधान करने में कि क्या तरीका खोजा जाए जिसमें उम्र की कोई सीमा ना हो जी। 10 वर्ष का बच्चा भी कर सके, समझ सके जी। और 90 वर्ष तक वयोवृद्ध आदमी भी कर सके। ये मेरा एक स्पैन ये था। आपका अनुसंधान, एक रिसर्च आपने की। एक मेरा अनुसंधान करने का आशय ये था जी कि 10 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक आदमी आराम से योगाभ्यास कर सके या वो एक्सरसाइज कर सके, ऐसा कुछ ढूंढना, ऐसा कुछ पकड़ में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। क्या बात है। और ये अच्छी बात हुई कि मेरी बिटिया
जब 10 वर्ष की थी तो पहली योगा टीचर बनी थी। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मेरे माता जी अभी भी 98 वर्ष की हैं और योगाभ्यास करती हैं। जब माता ऐसे किया कर, वहाँ मैं करती रहती थी। मैं कुछ भी हो जाए मैं योगा करती। इस अभी भगवान करे सब लोगों, कितने साल हो गए ये योगा करा रहा है लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को लाता है, उनको सिखाता है, उनको कराता है, बड़े बूढ़ों लोगों को कराता है, सब लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। भगवान इसका स्वास्थ्य दे, बहुत लंबी आयु दे इसकी, सदा सुखी रहे, निरोग रहे। आप लोगों को उसका आशीर्वाद दो, सिर पे हाथ फेर दो इसके, और बड़ी लंबी आयु है इसकी, सिखाता रहे, लोगों का ध्यान रखे, सब लोगों का ध्यान रखे। बस बड़ी खुशी होती है। सवेरे जाते हैं 6 बजे, 6 बजे 5 बजे जाता है, 6 बजे जाता है, 10 बजे आता है घर, 3 क्लासा लेता है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कितने 40 लोग होते हैं जो इनको सबको सिखाता। चाहे आप कितना थक जाए, चाहे कितना कब कैसे हो जाए, योगा किसी का नहीं छोड़ता। बड़ी मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। और मेरी सेवा ही बराबर करता है, मेरी टांगों की मालिश करता है, मेरे पैर से दबाता है, मेरा जोड़ा बड़ा सुखी रहे, मेरी बड़ी सेवा करती है। 98 साल की बेटा मैं हो गई हूँ, तुम्हें मेरी सेवा करते तब मैं बची हुई हूँ। पापा ने हमें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। पापा ने, मम्मा ने, कुछ पेरेंट्स तो सिर्फ अपने बच्चों को बॉर्न एंड बॉटअप करने के लिए ध्यान रखते हैं, लेकिन पापा तो ऐसे हैं कि जैसे बोलते हैं कि एक मैन विद अ गोल्डन हार्ट, सबके लिए उनको वैसी ही फीलिंग है जैसी हमारे लिए है। तो ये चीज़ मुझे अपने पापा में बहुत ही यूनिक लगती है कि हम अपने बच्चे के लिए तक सोच सकते हैं, हमारी लिमिटेड सोच है, बट उनकी सोच सबके लिए है। जैसा वो मेरे लिए सोचेंगे, कल कोई और लड़की होगी तो उसके लिए भी उनकी वही सोच रहेगी जैसी मेरे लिए है। तो मुझे ये चीज़ अपने पिताजी की बहुत ही अच्छी लगती है और शायद ही हम कभी अडॉप्ट कर पाएँ। हमें लगता है कि बहुत ही कुछ सीखना उनसे, इतने टाइम में जितना सीख चुके वही हमें लगता है कि हमने काफ़ी कुछ सीखा, और उनके जैसा बनना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम उनके जैसे बन पाएंगे। तो वो तो गुणों के भंडार है जैसे। कह तो दिया मैंने कि मैं उदास नहीं होता, और दावे से कह दिया कि मैं उदास नहीं होता। क्या सच में मैं उदास नहीं होता? क्या सच में मैं उदास नहीं होता, या क्या होती है उदासी मैं ठीक से समझा ही नहीं। ईमानदारी से सोचा तो महसूस हुआ कि जब मैं अपने पे ध्यान नहीं देता तो मैं क्या उदास नहीं होता। जब मैं अपने फ़र्ज़ को अदा नहीं करता तब मैं क्या उदास नहीं होता। जब मैं किसी बेबस की मदद नहीं करता तब मैं क्या उदास नहीं होता। जब मैं बड़ों का सत्कार नहीं करता तब मैं क्या उदास नहीं होता। जब मैं छोटों से प्यार नहीं करता तब मैं क्या उदास नहीं होता। जब मैं सिमट कर रह जाता हूँ अपने परिवार तक तब मैं क्या उदास नहीं होता। जब नहीं सोचता हूँ कि मैं घटक हूँ समाज का तब मैं क्या उदास नहीं होता। जब मैं कुदरत के असूलों पर नहीं चलता तब मैं क्या उदास नहीं होता। जब उसकी रहमतों का शुक्रिया नहीं करता तब मैं क्या उदास नहीं होता। कह तो दिया मैंने कि मैं उदास नहीं होता। क्या सच में मैं उदास नहीं होता? आप केवल योग ही नहीं सिखाते, बल्कि आपने कविता में भी बहुत अच्छे शेर, अच्छी सूक्तियाँ लिखी हैं जो जीवन से, दर्शन से, साहित्य के एक अंतरिम रूप से, जैसे अंतरिम नहीं कहूँगा मैं, आंतरिक रूप को जिसमें जोड़ा है आपने। बहुत सारे संदेश देती हैं वो कविताएं। तो योग और कविता का जो संयोग आपने किया है, ये किस तरीके से संभव हो पाया, और क्या इसके लिए कोई प्रेरणा आपके मन में रही? ये जो विधा है, लेखक की विधा है, कविता है, गज़ल है, गीत है, ये मुझे बचपन से बहुत भाता था। अच्छा। मैं स्कूल में जब था तो भी मैं बहुत सारे गीत गाता था। और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो निश्चित रूप से आपने इप्टा में भी काम किया है, आपने अभिनय भी किया है। जी जी, जी। और आपने सीरियल्स में भी काम किया मुंबई में। जी जी, जी। हाँ, तो यही मैं जानना चाहता तो ये कहाँ से आपके अंदर प्रेरणा ईश्वरीय है, क्या है? हाँ नहीं, वो जो शुरुआत जिससे हुई ना बचपन में ही, मैं शायद 4th क्लास में पढ़ता था तो ड्रामा किया। जी।
उसके बाद 7वीं में मैं काफ़ी कविताएं बोली, बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पे। क्या बात, मुझे क्या बहुत अच्छा लगता था। ये विधा मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, कितनी अच्छी तरीका है जी। कि अपनी बात को कहने का। और फिर जो मैं बड़ा हुआ, मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, काफ़ी सारे शेर शायरी पढ़ी, काफ़ी सारे लोग अध्ययन का शौक रहा आपको? किया। क्या बात। लेकिन मुझे थोड़ी सी टीस ये होती थी कि इतनी अच्छी विधा है, इतनी अच्छी विधा है, इतना सशक्त माध्यम है अपनी बात को कहने का, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी चीज़ों में सिमट कर रह जाता है। तेरे बाल ऐसे हैं, तेरे गाल ऐसे हैं, तेरी कलाई ऐसी है, तेरी ऐसा है, और इसके बाद कुछ आगे बढ़ता ही नहीं था। हाँ जी। तो मुझे लगता था कभी ज़िंदगी में मैं कुछ लिख पाया तो मैं जीवन की उन सच्चाइयों की बात करूँगा। क्या बात, क्या बात। उन सच्चाइयों की बात करूँगा जो सबके काम की बात है। यू नो, ऐसा मेरा मन था, इस प्रकार से किया जाए। और मैंने एक 4 लाइनें लिखी थी, आपको सुना देता हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी। बहुत स्वागत। बात करने का मज़ा आता है तब, बात करने का मज़ा आता है तब, दिल से निकली बात पहुँचे दिल तलक। क्या बात है, क्या बात है। बात करने का मज़ा आता है तब, दिल से निकली बात पहुँचे दिल तलक जी। और बात वो जो ज़िंदगी से हो जुड़ी। क्या बात है। बात वो ज़िंदगी से हो जुड़ी। क्या बात वो जो ज़िंदगी से हो जुड़ी, लाख कोशिशों पे भी वो ना मिली। क्या बात है, क्या बात है। जिस बात की हमें समझ नहीं आई है, जिस बात को हम पकड़ नहीं पाए हैं, उस पे बात की जाए। पूरा ज़िंदगी का फलसफा आपने उतार दिया 4 पंक्तियों में। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। तो बात वो जो ज़िंदगी से हो जुड़ी और लाख कोशिशों पर भी जो ना मिली, जो आपको नहीं पकड़ में आ रही है, उस पे बात की जाए ताकि कुछ आगे वृद्धि हो, कुछ आगे बढ़े कारवां। क्या बात। हम सिर्फ आँखों तक ही ना सीमित रह जाएं, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो ये बहुत कुछ है। जो शुरुआत में मैंने कहा था कि आपके जीवन में जो आध्यात्मिकता का जो पुट है, वो आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है और दुनिया को रास्ता दिखाती है। हाँ, देखिए ना, ऐसा ना कि मुझे आध्यात्मिकता में बड़ा आस्था थी लेकिन धीरे धीरे मैं जीवन की सच्चाइयों से जब रूबरू हुआ तो मुझे लगा कि अरे आध्यात्मिकता तो यही है, ज़िंदगी को जीना, समझना, सही तरीके से जीना। क्या बात है, क्या बात। ज़िंदगी को सही तरीके से जीना, समझना ही तो आध्यात्मिकता है। जैसे मुझे लगा कि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है तो आप धार्मिक कैसे हो सकते हो। मुझे लगता है कि मंदिर में जाने वाला आदमी यदि ये सोच ले कि मेरा मन भी तो एक मंदिर जैसा है जी, तो मैंने इसके ऊपर 4 पंक्तियाँ लिखी तो सुनाता हूँ बहुत कि मेरे मन मंदिर के अंदर बैठा रहता है एक बंदर। मेरे मन मंदिर के अंदर बैठा रहता है एक बंदर। क्या बात। मेरे मन मंदिर के अंदर बैठा रहता है एक बंदर, उस बंदर के मन के अंदर देखा है मैंने फिर मंदिर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विश्व भारती योग संस्थान जो है आपकी संस्था है, आपका इंस्टीट्यूशन है, आपका कार्य क्षेत्र है। आपने दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस में, देश भर में, दुनिया भर में ट्रेनिंग्स दी हैं और सहज योग से आपने जीवन को जीवन बनाया है। तो इस संदर्भ में आप थोड़ा विश्व भारती योग संस्थान के बारे में भी मैं चाहता हूँ आपके मुख से कुछ सुनने को मिले कि किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की और किस तरीके से ये आगे बढ़ा और आज किस मुकाम पर हैं जहाँ मानवता की सेवा में आप लगे हुए हैं। जैसे कि हर राह में कुछ अड़चनें आती हैं, तो प्रियदर्शनी विहार में हमारा संस्थान है विश्व भारती योग संस्थान जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और ये संयोग की बात है कि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आपसे मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको इस बात के लिए सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी रजत जयंती की से। और मैं चाहता हूँ कि गोल्डन जुबली मने और फिर डायमंड भी, और आप निरंतर इस तरह से मानवता की सेवा करते रहें। तो थोड़ा जो आपने देश विदेश में जो ट्रेनिंग्स दी हैं उस तरफ थोड़ा सा संकेत कर दें तो हमारे दर्शकों को, देखने वालों को, मित्रों को बहुत लाभ होगा। हमें ऐसा लगता था कि ऋषियों मुनियों की जो ये हमारी सौगात है ये बहुत ही कीमती है, ये बहुत ही अमूल्य है। इसके लिए कुछ चार्ज लेना, इसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना या कुछ शोरत लेना, ये हमें कुछ अटपटा सा लगता था। इसलिए हमने अपने घर के निर्वाह के लिए तो अपनी व्यवस्था रखी। क्या बात। और योग को बिल्कुल निःशुल्क रूप से हमने टेकअप किया, बहुत, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। क्या बात। तो जितने भी हमारे कैंप्स हो चुके हैं, हमने किसी से भी कोई फीस के रूप में कोई चीज़ नहीं ली, ना कहीं किसी को कहा। जो उनकी इच्छा लगी, वो जो योगदान उन्होंने दिया, हमने और इसको प्रचार प्रसार में लगा दिया। यहाँ आने से पहले मतलब मुझे काफ़ी यहाँ आके मैंने सीखा है। यहाँ आने से पहले मेरी मतलब बॉडी में इतनी वीकनेस रहती थी, मैं मतलब टेबलेट्स हर्बल लाइफ पे डिपेंड थी। तो यहाँ आके मेरी सब मेडिसिन्स बंद हो गई हैं। मैं तो हर किसी को चाहूँगी कि यहाँ आके विश्व भारती योग संस्थान में 1 घंटा अपने शरीर पे ज़रूर दे।
प्रेम भाटिया जी से मुलाकात करके मुझे लगा कि योग संस्थान में आके मुझे पता लगा कि पहले तो यहाँ पर जितना भी योग, जो भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी सारा योग होता है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये बात लेके मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि प्रेम भाटिया जी, और ये पता चला कि वो 25 साल थे इस संस्थान को इसी तरह विश्व भारती योगदान को फ्री लोगों को सहयोग दे रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत आराम भी मिल रहा है। धीरे धीरे हमने भी योग स्टार्ट करा। जब मैं योग में आया था तो मेरे को सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम थी। लगभग 1 से 1.5 महीने तक मैंने योग करने के बाद मुझे थोड़ा सा आराम आना चालू हुआ, और विदिन 3 and 4 मंथ बाद मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो आज की 100% ठीक है। जो कि मेरा हाथ पहले ऊपर थोड़ा भी नहीं जाता था, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। योग से हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने बाईपास सर्जरी कराई थी और 12 साल पहले के करीब उन्होंने टेस्ट कराए तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको दोबारा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आपको ख्याल रखना है, ये हो सकता है दोबारा सर्जरी करानी पड़े। और तब मैंने भी टेस्ट कराया तो मेरे को भी डॉक्टर ने बोला कि आपके भी होने की हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। तब से हम दोनों योगा से जुड़े, योगा प्राणायाम करते रहे, और साल भर के बाद जब दूसरी बार रिपोर्ट हमारी आई तो उसमें ठीक था बिल्कुल। ये बहुत हैरानी की बात है, और हम तब से योग से जुड़े हुए हैं। शरीर से ज़्यादा मन का असर आपके कार्यों पर, आपकी सोच पर, आपकी समझ पर, आपकी हर एक क्रिया पर पड़ता है, और उसी को सार्थक करते हुए मैंने यहाँ पर जब ज्वाइन किया तो सर से मुलाकात हुई और देखा कि सर भी उसी कार्य को पूर्ण रूप से करवा रहे हैं कि अपने मन को शुद्ध करें तो शरीर अपने आप शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा तो आपके कार्य शुद्ध होंगे, समझ शुद्ध होगी, आत्मा शुद्ध होगी। और सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके बहुत सारे जो शिष्य हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एलोपैथिक सर्जन हैं या एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथी के माध्यम से इलाज करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत आपसे योग सीखा है और बहुत आपको सम्मान देते हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी आपके बारे में जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो अतुलनीय हैं, इनक्रेडिबल आपका पर्सनैलिटी है। तो वो सब कैसे हुआ? पहली बात तो ये कि उनका बड़प्पन है। अरे क्या बात, जो इतना अच्छा कहते हैं। ये आपका बड़प्पन भी है जो आप उनके बड़प्पन कह रहे हैं। उनका बड़प्पन है, बड़े अच्छे लोग हैं और मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने गुणी और विद्वान और इतने अच्छे लोगों के संपर्क में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि स्वस्थ तो वो भी रहना चाहते हैं। बिल्कुल, स्वस्थ तो सबको चाहिए, तो स्वस्थ जब सबको चाहिए तो उसका जो रास्ता है, देखिए जो सबसे सही रास्ता है, जो सबसे आसान रास्ता है, जो सबसे कारगर रास्ता है जी, वो ये है कि आप अपने पे ध्यान देना शुरू करें। बिल्कुल 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 सही बात, ना कि केवल दवाइयों पर निर्भर हो जाएं। जी, मेरे पहले जो मित्र थे, शिष्य मित्र नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा सा लाज आती है, दोस्त होते हैं, अच्छा लगता है, उनकी इज्जत है। पहले थे डॉक्टर A.B. रानाडे, क्या बात, जो सर्जन थे, लोनावला में थे, बहुत ही नेक आदमी थे। उन्होंने कहा जी मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरी झुक गई है कमर, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किए, कितने ऑपरेशन किए होंगे म्यूनसिपल कमेटी में, जो निश्चित रूप से सरकारी हॉस्पिटल जी 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 उन्होंने कितने लाखों ऑपरेशन किए होंगे, इतने गरीबों की सहायता करते थे, उनकी कमर ऑपरेशन कर करके झुक गई जी। वो कहने लगे जी आप मुझे थोड़ा ठीक कीजिए, मुझे सेवा के काबिल बनाइए, और मैंने आपसे योग सीखना है। तब तक मेरा कभी योग सिखाने का मन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं साधना में था, मैं इसको और देख रहा था, लेकिन उनके आग्रह को मैं टाल नहीं पाया जी। और मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने 1 महीना योगाभ्यास सीखा, वो बिल्कुल कमर सीधी हो गई, क्या बात, वो अच्छे हो गए। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने बड़े इत्मीनान से, बड़ी श्रद्धा से मुझे मेरी बात को माना, समझा, किया, और वो अभी भी लोनावला में है। What goes comes back, ज़िंदगी में वही मिलता है जो हम देते हैं। इन्होंने जीवन को इतना कुछ दिया है, आज सारे लोग जो भी इनको प्रेम भाटिया जी को मिलते हैं, एक को एक अजीब तरह से इनका हर चीज़ एक नया रिश्ता इनसे जुड़ जाता है। जो एक बेहद सुंदर बात है, इंसानों में आजकल जो बहुत कम मिलती है। सब लोग आपस में अपने लिए कुछ मुफाद के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मैंने इनको कभी नहीं देखा किस चीज़ के लिए कहा कि इससे मुझे क्या लाभ होगा। मैंने देखा था इन्होंने अपने घर को पूरा लगा दिया था, जैसे योग
आश्रम था, इनका योगा स्थान था, पूरा घर इन्होंने उसके लिए दे रखा था। जब भी हम जाते थे सारे लोग उसी में, सारा जहाँ मरी चलिए, यही नहीं, इनके घर से इनके माता जी, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, क्या देखने से एक बेहद खूबसूरत एक अजीब तरह का वातावरण लगता था। हम लोग एक योग का इन्होंने कैंप लगाया था, वहाँ पे हम लोग मिले थे और उसके साथ फिर हमें लगा कि ये जो योग का कैंप है बहुत ही बढ़िया था। बहुत सिंपल क्रियाएं थी और आसन्स भी 6-7 जो थे बहुत आसानी से किए जा सकते थे। तो देखा कि उसका बहुत इफ़ेक्टिव था और इनकी बातचीत भी बहुत इफ़ेक्टिव थी। तो उससे हमने फिर कैंप यहाँ पे लगाया कीर्ति नगर में। मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए, तो कीर्ति नगर में इनके साथ हमने मिलके कैंप लगाया जिसका बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ और उसके बाद तो हम इनके साथ जुड़ गए। इनसे मेरी मुलाकात 20 साल से पहले ही हुई और जिस दिन से मुलाकात हुई तब से इनके साथ ऐसा कोई जुड़ा हुआ, इनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ खिंचाव है कि एक बार जो इनसे जुड़ जाता है तो फिर उनसे अलग हो पाना मुश्किल है। बहुआयामिक व्यक्तित्व के धनी है, शायर है, अच्छा बजाते भी है, अच्छा गा भी लेते हैं, पर सबसे अच्छी बात है कि ये सबसे बहुत बढ़िया इंसान है। अनुसंधान किया, योग में रिसर्च की, तो वो 10 वर्ष का जो प्रतिफल निकला उसमें ऐसा क्या खास था, ऐसी क्या विशेषता थी कि आपका योग बहुत सरल सहज हुआ और लोग इतनी बड़ी संख्या में आपकी तरफ आकृष्ट हुए और उनको लाभ हुआ। तो थोड़ी उस विशेषता के बारे में ज़रा प्रकाश डालें कि औरों से किस तरीके से आपकी योग पद्धति अलग है, आपकी शैली अलग है, थोड़ा सा प्रकाश इस पर। बढ़िया, अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसे मैंने बताया था कि हमारा प्रयास ये था कि 10 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक लोग कर सकें, पहली बात। और उसके बाद मैंने देखा कि कठिन आसन हमारे लिए कितने उपयुक्त हैं, कितने नहीं हैं, इसको मैंने देखा। और फिर मैंने देखा कि हम शरीर की मांसपेशियों पर यदि काम कर लें, जो जोड़ों पर काम कर लें, तो अधिकतर हमारी तकलीफें जोड़ों पर होती हैं। बिल्कुल से ये जोड़ है, ये जोड़ है, यहाँ पर है, जी जी, टखने में है, घुटने में है, जंघाओं में है, कमर तो जोड़ से भरा हुआ है ही जी। बिल्कुल, जब भी तकलीफ होगी हमें जोड़ों पर होती है, अधिकतर जोड़ों पर होती है। तो हमने जोड़ों के ऊपर मांझने का काम किया। क्या बात है, तो जोड़ों को कैसे सशक्त किया जाए ताकि वो ठीक से अपनी स्थिति में रहें और हड्डियों का वर्क ज़्यादा प्रॉपर हो और अंदर जो सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं जी, जैसे रक्त का संचार है, सांस प्रश्वास का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान है, ये सारे संस्थान भी कैसे उससे प्रभावित हो पाए इसका प्रयास। जी, बहुत अच्छी बात। तो हमने ये देखा कि जोड़ों पर काम करने से, जोड़ों पर मांझने से और सांस का हमने ध्यान किया जी। हमने जोड़ों पर काम किया, एक पार्ट हो गया। दूसरा हमने प्राण शक्ति से काम किया। क्या बात, क्या बात। प्राण को उसके अंदर ले आए। हम लंबा गहरा सांस भर करके रोक करके अभ्यास करते हैं जी, ताकि प्राण की शक्ति मिल सके। क्या आपने देखा होगा कभी वेट लिफ्टर को उठाते हुए पहले सांस भरता है फिर उठाता है, तो जब हम सांस भरते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होने निश्चित लगता है। रूप से, निश्चित, ठीक है ना। तो वो जब जितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक आप अभ्यास कर सकते हैं जी। तो हमने शरीर की मांसपेशियों पे काम किया, दूसरा हमने प्राण शक्ति से काम किया, तीसरा हमने ध्यान शक्ति का भी समावेश किया। क्या बात है, मतलब तीनों को मिलाया, तीनों को मिलाया, शरीर की मांसपेशियों पर काम, प्राण शक्ति का काम और ध्यान शक्ति का काम। ये तीनों समन्वय हमारे हमारे जो अभ्यास है इसको बड़ा सरल, बहुत अच्छी बात कही आचार्य जी। मैं इसमें थोड़ा सा आपको मैं इस बात में टोका मैंने कि आम तौर पर आम आदमी जो धारणा रखता है योग के बारे में वो सोचते हैं कि एक्सरसाइज है, लेकिन जो आपने बहुत बड़ी बात कही, जो आपने अभ्यास में लाया है कि अगर यौगिक क्रियाओं के साथ मेडिटेशन यानी जो आपने ध्यान की अवस्था को लाया है, अगर वो नहीं जोड़ेंगे तो आप कभी भी योग वो योग के रूप में नहीं लेंगे। एक्सरसाइज तो तैरने वाला भी करता है मेरे ख्याल, यही आप। जी जी जी। तो यही है कि जो ध्यान करना जी और ध्यान देना दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान देना और ध्यान करना दोनों अलग। ध्यान करने में आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, कौन पकड़ेगा आपको, कौन बताएगा। लेकिन ध्यान देना होता है, ध्यान करना तो कुछ भी नहीं होता। ध्यान देना, ध्यान देना किस पे ध्यान देना, आप खाना खा रहे हैं तो खाने पे ध्यान देना। क्या बात है, क्या बात है। आप चल रहे हैं तो चलने पे ध्यान देना, आप खेल रहे हैं तो खेलने पे ध्यान देना, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पे ध्यान देना, आप बोल रहे हैं तो बोलने पे ध्यान देना, आप सुन रहे हैं तो सुनने पे ध्यान देना। तो जो ही आप अपने पे ध्यान केंद्रित करते हैं आपकी
क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। बहुत आप अपने आप को देखने लगते हैं, बिल्कुल। जो ही आप अपने आप को देखने लगते हैं आप अपने आप में बेहतर महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। तो आप कैसे अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हुए अपने आप को बेहतर करें, ये योगाभ्यास का आधार है। हमारी शादी 76 में हुई थी और तब मैं इनको थोड़ा था, मुझे पता था, सुना था कि अच्छे आदमी हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मैं इनके साथ में रही तो फिर मुझे पता लगा कि ये वाकई बहुत अच्छा आदमी है और लोगों के साथ बहुत इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो जब हमारी नई नई शादी हुई तो ये ऑफिस में काम करते थे और फिर जब हम बॉम्बे में गए तो बॉम्बे में मेरे को जो क्लाइमेट था वो सूट नहीं किया, तो वहाँ मुझे अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो गई और मुझे सांस की प्रॉब्लम होती थी, तो मतलब बहुत सीवियर अटैक आते थे मुझे। तो डॉक्टर ने यही बोल दिया कि आप अभी यहाँ से चले जाओ, चेंज कर लो, नहीं तो इसकी लाश लेके जानी पड़ेगी। तो फिर मुझे भी लगा कि यहाँ से कैसे जाया जाए, वहाँ पे घर बना हुआ है, इनकी नौकरी है, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, फिर नौकरी होगी, फिर घर बनाएंगे, फिर कैसे होगा। तो मैं चाहती थी कि चलो वहीं रह जाएं, पर लेकिन नहीं, इन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नौकरी भी नहीं चाहिए, मैं तो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। तो फिर वहाँ से छोड़ के फिर हम लोग दिल्ली में आ गए। मैं कभी बीमार होती हूँ तो ये खुद ही मेरे को खाना बना के देते हैं, मुझे खुद बना लेते हैं ये, कभी किसी के लिए वो देखते नहीं है कि कोई आएगा तो बनाएगा, खुद ही बना के मुझे दे देते हैं कि तू नहीं बना सकती तो मैं तुझे बना के खिलाता हूँ आज। तो कुछ महीने पहले मेरे हस्बैंड दिल्ली आए थे, वो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम में थे मेरे हस्बैंड। तो अंकल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें मतलब सहारा दिया। सहारा से मतलब सिर्फ अपने घर में रहने वाला सहारा नहीं, एक मतलब ये मान लो एक मानसिक रूप से भी उनको मतलब सहारा दिया, मानसिक रूप से भी उनको मतलब हर चीज़ में उनके साथ खड़े रहे। वो हर जो भी प्रॉब्लम थी उनकी सारी अंकल ने ही उनको मतलब सॉल्व करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैं 4 महीने पहले मैं यहाँ दिल्ली आ गई, तब फिर मैं धीरे धीरे अंकल के बारे में मैं जानने लगी, उनकी बिहेवियर, इनका मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है ये उपकार, मतलब इनका जीवन मुझे लगता है उपकार के लिए ही है। मेन काम इनका उपकार करना है। खुद मतलब खुद के बारे में तो स्वार्थ इसको बोलते हैं 1% भी नहीं है, उपकार ही इनका पहला उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगता है। बचपन से ही पापा के साथ बहुत खेलना कूदना और उनका हर बात को हमें अच्छी तरह से समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना, कठिनाइयों से घबराना नहीं और हिम्मत भरी बातों से मुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं और हमेशा खुश रहना मैंने उन्हीं से सीखा है। उनकी बहुत सारी कविताएं, शेर और शायरी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुझे हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रहती है मेरे मन में। और भाटिया जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हैं, बहुत ही समझदार हैं और काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं। कई बार गाइडेंस की जरूरत होती है तो हमेशा मैं उनसे ही राय मशवरा लेता हूँ। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और उनकी शेर व शायरी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और एक शेर मैं उनका शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप में मन में गुनगुनाता रहता हूँ। वो है, जितनी दूर वो घर से आता उतनी दूर वो घर को आता। धन्यवाद। प्रेम भाटिया को बतौर योग गुरु सांसों के संयोजन में जितनी महारत हासिल है उतने ही सिद्धस्थ वे शब्दों के संयोजन में भी हैं। उन्होंने कविता, गीत, शायरी और शेरनुमा सूक्तियों में अपने जीवन में अनुभूत संवेदनाओं को बड़ी सहजता, सरलता और सुंदरता के साथ कागज पर उतारा है। उनकी रचनाओं में कल्पनाओं के पंख न होकर जीवन की यथार्थता समावेश है। वे न सिर्फ पाठकों का मन मोह लेते हैं बल्कि श्रोताओं से भी
तालियां बजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हाल ही में प्रकाशित 365 शेरों की पुस्तक जाने जिंदगी का भव्य लोकार्पण राजधानी के हिंदी भवन में संपन्न हुआ। तो जो उनके रचनाएं जो जाने जिंदगी की रचनाएं पढ़ने का मौका मिला, देखिए कई बातें कही गई। मैं एक बात कहूँगा, एक प्रेम जी ने जो अशार कहे उनमें कुछ जो इनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें कुछ छंद वगैरह का दोष है, मैं उन्हें सूक्ति कहता हूँ। वो सूक्ति है, एक योगी द्वारा कही हुई सूक्ति है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। तो कुछ अच्छे अशार हैं और कुछ श्रेष्ठतम सूक्ति है। जाने जिंदगी में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। भीड़ उस्तादों की है चारों तरफ, भीड़ उस्तादों की है चारों तरफ, भीड़ उस्तादों की है चारों तरफ। ढूंढता हूँ मैं कहीं शायर मिले, भीड़ उस्तादों की है चारों तरफ। ढूंढता हूँ मैं कहीं शायर मिले। तो उस्ताद बहुत मिल रहे थे और ढूंढते ढूंढते मुझे एक शायर मिल गया जिसका नाम है प्रेम भाटिया। तो बहुत आपने देखा कि कितनी सादगी से ये बात कहते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में, बहुत आसान लफ्जों में, बातचीत के लहजे में। इस तरह परेशानियों का सिलसिला बढ़ता गया। जो है उसे न सोचकर, जो है नहीं उसे सोचकर। और बहुत सारे हैं, फिर भी कुछ अच्छे मैं आपको। बाहरी दुनिया का ज्यादा उस पे होता है असर, खुद की नजरों में जो ऊंचा उठ न पाया वो बशर। जो है खुशी, देखो महबूब के प्रति समर्पण देगी। और शेर में कहीं भी कोई इतना सरल और इतने सरल शब्दों में बात कही है उन्होंने। आप देखिए कि जो है खुशी तुम्हारी उसमें मेरी खुशी है, जो है खुशी तुम्हारी उसमें मेरी खुशी है। आ जाओ तो खुशी है, ना आओ तो खुशी है। मैं तो किया करता हूँ अपने आप से बातें, लेकिन कुछ लोग भी आ जाते हैं सुनने कभी कभी। अब आप इसका मतलब समझिए कि कितना गहरा अर्थ जाता है इसका, कि भाई मैं तो अपने आप से बातें किया करता हूँ, लेकिन मेरी बातें ना तो इतनी अच्छी होती हैं या मेरा प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि लोग आकर मेरी बातें जो है वो भी सुनना चाहते हैं। मैं सुनाना ही नहीं चाहता, फिर भी सुनना चाहते हैं। तो भैया मुझे तो ये इनका शेर बड़ा पसंद आया। आज हम उनसे हो रहे हैं रूबरू, आज हम उनसे हो रहे हैं रूबरू, जो बताते हैं कि आखिर जिंदगी क्या है, जो बताते हैं कि आखिर जिंदगी क्या है। ऐसे हैं हमारे भाटिया जी। वो हमारे वाजपेयी जी और राही जी ये जानते हैं कि वो एक शेर जब लिखते हैं तो पहली लाइन को शायद वो कहते हैं मिसरा उल्ला और दूसरी लाइन को कहते हैं मिसरा सानी। तो मैंने इसकी आपने तीसरी लाइन नहीं पढ़ी। देखिए तीसरी लाइन तो कौन सी, मैंने हर दो लाइनों के बीच में एक तीसरी लाइन है जो है मिसरा जिंदगानी। क्या बात, तो आपने वो तीसरी लाइन नहीं पढ़ी। ये मिसरा जिंदगानी ही में नहीं मिलेगा क्योंकि ये सीधे सीधे जिंदगी से जुड़े हुए। लेकिन एक पुरानी मुझे उक्ति याद आती है जो कही गई है कि इश्क बिना सब व्यर्थ है, इश्क बिना सब व्यर्थ है, योगा वैद्य कवित्व। यानी तीन चीजों के लिए इष्ट का होना बहुत जरूरी है, योग के लिए, वैद्य के लिए और कविता के लिए। तो कविता और योग में बड़ी समानता है और ये दोनों कितनी बड़ी उपलब्धि है कि योग में भी सिद्धहस्त है और काव्य में भी इन्होंने पूरी प्रामाणिकता से
आपने टैकल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहना चाहूँगी कि इससे पहले की जो 2 पुस्तकें आई हैं, मैं और मेरी दुनिया और आईना हकीकत, उन सब के शेर और इस पुस्तक के शेर मुझे सब याद हैं, क्योंकि मैंने इन शेरों को उनके लिखते हुए साथ साथ जिया भी है। और मैंने लिखा इसलिए नहीं कि इनके कसौटी पर मैं अपनी ज़िंदगी को संवारती चली गई। मैं इनके आधार पर मैंने बहुत कुछ अपने बारे में समझा, जाना, उसके आधार पर अपने को तराशना शुरू किया कि मुझे अगर सुखी ज़िंदगी जीनी है तो मैं कैसे जी सकती हूँ। योगी राज ने योग साध माँ वाणी का आह्वान किया। माँ वाणी ने भी खुश होकर शब्दों का वरदान दिया। योगी बोले, हे माँ वाणी, शब्द हमें भरपूर मिले और जैसे पुष्प खिले गुलशन में, कागज पर यूं शब्द खिले। जैसे पुष्प पुष्प मिल करके बन जाती है सुंदर माला, योगी राज ने उन शब्दों को अपने शेरों में यूं ढाला। योग साधना में संयोजन सांसों का होता है जैसे, काव्य साधना में संयोजन शब्दों का होता है वैसे। भाई जी कि योगी राज ने सांस भरी एक शेर लिखा, सांसें छोड़ी, फिर दीर्घ समय तक सांस भरी 2 शेर लिखे, सांसें छोड़ी। करते करते योग साधना माँ वाणी की हो गई बंदगी। करते करते योग साधना माँ वाणी की हो गई बंदगी। और नतीजन आज देखिए, और नतीजन आज देखिए, हो गई विमोचित जाने जिंदगी, हो गई विमोचित जाने जिंदगी। योग राज ने योग साध माँ वाणी का आह्वान किया तो माँ वाणी ने भी खुश होकर शब्दों का वरदान दिया। स्कूल कॉलेज इकट्ठा ही रहा और शुरू से थोड़े आशिकाना मिजाज के थे, शेर व शायरी करते थे। तो अगर आप कहें तो मैं एक शेर बता दूं कि एक लड़की थी जिनसे इनको थोड़ी चाहत थी, तो वो इनको मिलने जाते थे उनसे, तो वो मुलाकात नहीं होती थी। तो एक दिन कहने लगे आप चलिए। मैंने कहा वो नहीं होगी, आज भी होगी, मेरा रहने दीजिए। कहते नहीं आप चलिए। हम गए तो उससे मुलाकात हो गई और ये चिपट गए मेरे को आगे। तो उसी वक्त मैंने चंद लाइनें कही थी, क्योंकि मैं इनके साथ रहता था तो शेर व शायरी का तो मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन मैंने चंद लाइनें कही थी कि हमसे तो न समझा गया यारों का दीवानापन, दीदार उनका होता है दुआएं हमको देते। तो ये ज़िंदगी का ये एक रहा। और फिर ये छोड़कर चले गए, यहाँ से बॉम्बे चले गए। तो उस वक्त इनको थोड़ी सी सिगरेट पीने की आदत थी और हमने इनको एक सिगरेट का पैक गिफ्ट दिया एज ए कंडीशन कि अगर दोस्ती है तो इस सिगरेट का व्यापार जब बॉम्बे से वापस लौटेंगे ऐसा होना चाहिए। इसमें मैंने साइन करके दिए इसको और वो लेके आए, जिसकी हमें खुशी है कि जो कमिटमेंट इन्होंने हमसे की वो पूरी की। दिल्ली से मतलब शिफ्ट होने की बात कई साल पहले कि हम चंडीगढ़ चले जाएंगे, हम बॉम्बे चले जाएंगे, ये सुन के ही हमें इतनी घबराहट होती थी कि अगर आप चले गए तो हम यहाँ क्या करेंगे। कि हमें एक मतलब वो था कि जैसे मॉरल पीछे, हमारे पीछे कोई है, मतलब हमारा अपना। तो हम इनको यही करते थे। नहीं, आपने बीच में रायपुर भी चले गए, थोड़े दिन के लिए गए हुए थे, तो तब भी हम पूछते रहते थे आपने वापस कब आना है, वापस कब आना है। ये हमें वहाँ बुलाते रहते थे, नहीं आप वहाँ हो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इन्हें कहीं भी गए ये मतलब इनको वो नहीं लगा कि भाई मैं यहाँ कैसे रहूँगा या मैं कैसे सेट होऊंगा। जिस भी माहौल में या जिस भी उसमें रहे, बहुत अच्छे से अच्छे में भी, और एक कमरे में भी रहना पड़े तब भी कोई नहीं, मतलब कोई शिकन नहीं है कि मैं हर जगह में मस्त हूँ, मुझे मतलब किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। हम यही सोचते थे कि भाई जो आदमी इतना अच्छे में रहने वाला वो कैसे रहे। और गाँव में भी जाके रहे, खेतों में भी काम किया, तो सुन के बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया
जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं है सभी का तू दाता, मेरा ही नहीं है सभी का तू दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन वो तूने भरा है, जो खाली था दामन वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अंतिम बंद है, देखिए क्या कहना चाहता है भगत। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। हम ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर हमें नहीं भूलता है। हम बड़ों को भूल जाते हैं, बड़े हमें कभी भूलते नहीं हैं, माँ हो बाप हो बड़े हों। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।